Can you all hear me guys properly? Can you see me guys properly? Yes, very nice. So मैं सबसे पहले मेरा भी इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को, और साथ साथ में मैं आपको सीए इंटर का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. दोनों काम हमको करने हैं. एक तो मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ. मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ खास है नहीं. आई एम सीए निखिल गोखरू. आई विल बी टीचिंग यू टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सीए इंटर. फर्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज जीएसटी. तो मैं उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन मेरे को एक चीज़ की खुशी है, और वो ये है कि आप अर्ली बर्ड बैच में भी आ गए. कुछ बच्चे फिजिकल आ गए, कुछ बच्चे ऑनलाइन आ गए, पर आप अर्ली बर्ड बैच में खड़े हैं. ये सीए इंटर को सक्सेसफुली क्रैक करने का पहला सिग्नल है, बिकॉज इट शोज दैट यू आर कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग दैट सीए इंटर सीए फाउंडेशन जितना आसान नहीं है. सो आपकी वो कॉन्शियसनेस, आपकी वो अवेयरनेस ये बताती है कि सर सीए फाउंडेशन ऐसा था कि 11वीं 12वीं का बहुत सारा कंटेंट ऐड कर दिया, थोड़ा कोई धक्का भी लगा दे तो हम सीए फाउंडेशन पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट 11th 12th के अंदर कवर हो जाता है. लेकिन सीए इंटर पूरा नया है. पूरा नया है मतलब ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा जो कि आपको सीए फाउंडेशन या 11th 12th का पढ़ा हुआ वापस यहां पे रिपीट हो रहा होगा. नथिंग, जीरो. और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाव है, तो उस केस में फिर अवेयरनेस दिखाती है कि सर हम सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए 4 दिन नहीं हुए, लेकिन हम लोग आज सीए इंटर में बैठे हुए. इट शोज दैट यू आर हाईली मोटिवेटेड. इट शोज दैट आपका एक डिसिप्लिन है और आप उस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो. इट शोज कि आपके लिए सीए इंटर कितना इंपॉर्टेंट है. और ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीए इंटर में एक्चुअली चाहिए, सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन. तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं, सीए इंटर अगर क्रैक करना है तो इट इज मोर लाइक गोइंग टू जिम. अभी न्यू ईयर चालू हुआ है, अभी मैं देखता हूं तो जिम में एकदम से भीड़ बढ़ गई है. अभी एकदम से जिम में लोग आने चालू हो गए. तो वन ऑफ माय क्लाइंट इज रनिंग ए जिम. मैं प्रैक्टिसिंग सीए भी हूं, तो मैं दिन में क्लास खत्म करके शाम को ऑफिस भी बैठता हूं, और ऑफिस जाके हम लोग ये क्लाइंट्स हैंडल करते हैं बहुत सारे. तो एक मेरा क्लाइंट है जिसका जिम ही है. तो उससे मैंने बात की कि यार हाउ मेनी मेंबर्स, लाइक कितने मेंबरशिप तू साल भर में बांट देता है. तो बोलता है सर ऑलमोस्ट मैं 500 मेंबरशिप साल भर में बांट देता हूँ. 500 लोग साल भर में मैं बांट देता हूँ, मतलब 500 लोगों को मैं मेंबरशिप साल भर में दे देता हूँ. ठीक है. मैंने पूछा अच्छा तेरे जिम में कैपेसिटी कितनी है? बहुत बड़ा जिम नहीं है. बोले सर दिन भर में 150 लोग आ जाएं इतनी कैपेसिटी है बस. तो मैंने बोला तो पागल है क्या, 500 लोगों को मेंबरशिप दे दी और दिन भर में 150 लोग आ जाएं, उतनी कैपेसिटी तेरे जिम में? बोले सर चिंता मत करो, बस आप फरवरी आने दो. ये फरवरी के बाद से जो नंबर है ना, ये ड्रॉप होते होते 60 या 70 रह जाएगा, और आपको उसके बाद जिम खाली दिखने लगेगा. तो मैंने कहा भाई 500 में 70 लोग ही आएंगे, 430 लोग सर शुरू के 15 दिन आते हैं, कभी बहुत देर सवेरे 6 महीने में एक आध बार और दिख जाएंगे, बाकी सिर्फ साल भर की मेंबरशिप फीस भरते और वापस आते भी नहीं है. और इसीलिए उन लोगों के जिम प्लान कैसे होते हैं? उनके जिम प्लान होते हैं कि अगर आपने 1 महीने का जिम लिया तो हम आपसे 2,000 रुपए लेंगे, अगर आपने 3 महीने का जिम लिया तो हम आपसे, कुछ प्रॉब्लम, एक बार वापस डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर देता हूं. यस. अगर आपने 3 महीने का जिम लिया तो हम आपसे 4,500 लेंगे, और अगर आपने पूरे साल भर का जिम लिया तो हम आपसे 9,000 लेंगे. अब होता क्या है, जब आदमी ये रेट देखता है तो आदमी बोलता अरे साल भर के ले लेता हूं ना, क्योंकि अगर मैं 3 3 महीने करके लूंगा तो मेरे को 18,000 रुपए लग जाएंगे, और साल भर का ले लेता हूं तो एक बार में 9,000 में मेरा काम पूरे साल भर का हो जाएगा. और आदमी क्या करता है, पूरे साल भर का जिम ले लेता है. पर जिम वाले को पता है कि एक्चुअली 9,000 रुपए पूरे साल के नहीं, 1 महीने के दे रहा है, क्योंकि फरवरी मंथ के बाद ये बंदा आएगा ही नहीं. और ऐसे कितने परसेंट लोग होते हैं जो जिम जाते? 10%. मतलब जितने लोगों ने जिम मेंबरशिप ली है उसके मुकाबले में 10 या 15% लोग ही जो एक्चुअली जिम जाते हैं. तो सर आप इसको क्यों समझा रहे हो? हमारे सी इंटर का रिजल्ट भी 15 से 20% ही आता है. और पता है बॉडी उन्हीं की बनेगी जो जिम जाएगा. तो जैसे बोलते हैं ना जिम जाओ, क्या बोलते हैं? जिम जाओ. मैं बोलूंगा
सीए इंटर में जिम जैसे ही आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। अगर मैं आपको आज यहां पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की है, जितने होमवर्क हमने दिए हैं वो आपने प्रॉपरली किए हैं, जितने टेस्ट और मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं आपने वो प्रॉपरली दिए हैं, और जितना टास्क हम आपको घर पे दे रहे हैं वो आपको प्रॉपरली कर रहे हो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, उसके बाद आप फेल होके बता दो। तो सर फिर सीए इंटर इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? वो तो हम सीए फाउंडेशन में भी किया ही था, हमने हमने प्रॉपरली क्लास अटेंड करी, हमने प्रॉपरली टेस्ट दिए, हमने प्रॉपरली होमवर्क किया। तो सर फिर सीए इंटर डिफिकल्ट क्यों है, और क्यों सीए फाउंडेशन पास बच्चा सीए इंटर में अटक जाता है? सर सीए फाउंडेशन में 4 महीने का टाइम पीरियड था, 5 महीने का टाइम पीरियड है। अगर आज से हम गिने तो हम गणे जनवरी में, और आपका अटेम्प्ट कब आएगा? अगला जनवरी। कितने महीने का टाइम पीरियड है? सर 1-2 महीने पढ़ाई करना इजी होता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 12 महीने तक कंसिस्टेंटली इसी में लगे रहो तो इतना आसान नहीं होता है। और क्या होता है, धीरे 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 गिरना चालू हो जाते हैं, विकेट डाउन होना चालू हो जाते हैं। वो आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, वो आपको रियलाइज होगा जैसे अभी तो आज का पहला दिन है, धीरे धीरे क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर ये ऐसे 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 जाएगी, फिर जब रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगी, एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी, फिर 1 महीने बाद देखना है गिरना चालू हो जाएगी, और आखिरी में जाके आधे बच्चे क्लास में बैठे होंगे, आधे ऑनलाइन होंगे, और बाकी सोच रहे होंगे सर हम तो पुराना बैकलॉग ही निपटा रहे हैं। कुछ बोल रहे होंगे सर हम बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो गए, कुछ बोल रहे होंगे सर अभी तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो अटेम्प्ट ही चेंज कर रहा हूं। और आईसीआई ने उसमें एक ऊपर से तड़का और डाल दिया कि तुम्हारे तो 3 महीने बाद अगला अटेम्प्ट आ ही रहा है, अटेम्प्ट भी तो 3 कर दिए। तो जो अटेम्प्ट पहले 6 महीने का डर लगता था, अब बच्चे को 6 महीने का डर लगता ही नहीं, वो सीधे जाके मॉम डैड को बोलता है मम्मी अभी हो नहीं पा रहा है, क्या मैं 3 महीने बाद वाला दे दूं? पेरेंट्स सोचता है क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चा पास तो हो जाएगा ना 3 महीने बाद। उसको नहीं पता कि एक बार टालेगा तो एक्चुअली टलता ही चला जाएगा, वो इतना आसान नहीं होगा। और दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सीए इंटर। सीए इंटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो सिलेबस नया, दूसरा 12 महीने तक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, तीसरा आपको सिलेबस वास्ट भी बहुत है एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन। तो इसीलिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यही तो सीए इंटर में चाहिए। सीए इंटर में क्या चाहिए? सीए इंटर में चाहिए कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर क्लास आए, रेगुलर होमवर्क करें, और ये जो चेहरे मुझे आज यहां दिख रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं, वो सारे बच्चे एक्चुअली पूरे अगले 1 साल तक कंसिस्टेंटली इसमें भिड़े रहे। और गाइज ये क्यों जरूरी है इसका कारण समझना। एक बार सीए इंटर क्लियर हो गया तो मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल में एक तो इंस्टीट्यूट भर भर के सीए निकालता है। इस बार सीए फाइनल का रिजल्ट 30% के आसपास रहा है। आपको पता है फाउंडेशन में कितने बच्चे पास हुए थे इसके पहले वाले अटेम्प्ट में? 14,000 समथिंग। और सीए कितने बने थे अभी लास्ट वाले अटेम्प्ट में? 14,000 समथिंग। एक अटेम्प्ट का बता रहा हूं मैं। तो मतलब ये रेशियो 1:1 का हो गया है। तो सर इसमें फिर अल्टीमेटली बच्चा रुकता कहाँ है? यहीं रुकता है। यही वो स्टॉपेज है जहां पे बच्चा या तो सीए आगे पूरा करेगा या छोड़ देगा। सीए फाइनल में जाके बहुत रेयरली कोई बच्चा होता है जो छोड़ देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत धक्के खा लिए होते हैं तो छोड़ता है। अगर वो सीए इंटर एक अटेम्प्ट में निकल चुका है तो सीए फाइनल 1 या 2 अटेम्प्ट में उसका हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाओ सीए कंप्लीट करने में ये वाला है जो अब चालू हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, सीए इंटर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सीए इंटर खतरनाक बिल्कुल नहीं है। जिम जाना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ट्रेनर आपको पहले दिन 30 किलो का डंबल उठा के नहीं बोलेगा ले कर ले। वो क्या बोलेगा? पहले दिन क्या उठकर 5 किलो का उठा, फिर धीरे धीरे 7.5, फिर 10, फिर 12.5, फिर 15। तो आप मुझे बताओ आपको बहुत हाथ दुखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट धीरे से किया है। तो जाना 30 किलो तक है, लेकिन स्टार्ट आप 5 किलो से कर रहे हो ना। तो सीए इंटर डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम आपको 0 से उठा के ऊपर तक ले जाएंगे। तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि अच्छा इस लेवल तक हम पहुंच गए। प्रॉब्लम है कि 0 से लेके उस लेवल तक जाने की जर्नी में कितने लोग बने रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आदमी 5 किलो का उठा लेगा 1 महीने, फिर 7.5 की बारी आएगी तब बोलेगा अरे यार अब कौन जिम जाएगा यार, बॉडी तो बन ही नहीं रही है। भाई बॉडी 5 किलो का उठा के थोड़ी बनेगी, 5 किलो तो वार्म अप था। 1 महीने तेरी बॉडी ने सिर्फ रेगुलर और आदत डालने के लिए जिम गया है तो
तो अगले भैया 9 महीने और तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक विकेट डाउन हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई आपको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर आप सीए इंटर की क्लासेस बराबर अटेंड नहीं कर रहे हैं, अगर आप होमवर्क्स बराबर नहीं कर रहे हैं, आपके बैकलॉग्स हैं, आपको ऑनलाइन फिजिकल बच्चों को ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ रहा है, ऑनलाइन वाले को रिकॉर्डेड देखना पड़ रहा है, रिकॉर्डेड वाला बैकलॉग ही खत्म नहीं कर पा रहा है, ये सब एक्चुअली आपके विकेट डाउन होने के सिग्नल्स हैं। ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो मत आप मान के चलना आप उन लोगों में हैं जो सीए इंटर शायद एक अटेम्प्ट में ना निकाल पाए। और अगर आपके साथ ये सब नहीं हो रहा है, मतलब मान के चलना आप उन लोगों में जो एक अटेम्प्ट में सीए इंटर क्रैक कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको इस पढ़ाओ की, इस फेस की सिवियरिटी बता रहा हूं कि ये फेस कितना सीवियर है। अगर ये सिंसियरिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने क्रॉस नहीं किया तो सीए बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर ये टफ भी नहीं है, बस रेगुलर आपको क्लास आना है, रेगुलर आपको लेक्चर्स देखने। डरा नहीं रहा हूं। करण बोल रहा है सर आप तो डरा रहे हो। मैं डराऊंगा नहीं ना, डरा नहीं रहा हूं एक्चुअली। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और ये आज का नहीं है, सालों का एक्सपीरियंस है मेरा। और वो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मैंने बच्चे को ऊपर जाते हुए भी देखा है और नीचे आते हुए भी देखा है। अच्छे खासे ब्राइट बच्चे जो पहले दिन क्लास में बेहतरीन आंसर देते हैं, वो आखिरी तक विकेट डाउन हो जाता है। और जो बच्चे पहले दिन एकदम बैठे हुए थे सहमे हुए कि हमको आएगा कि नहीं आएगा, वो एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपकी डिसिप्लिन और सिंसियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। पर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ा, ढंग से समझा, तो सीए इंटर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब एक सवाल और आता है गाइस, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है और मुझे बोला जाता है कि सर एक बार आप बच्चों को सीए इंटर के सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता दीजिए। तो वैसे तो आप बहुत सारा होमवर्क करके आए होंगे, मतलब आप खुद ढूंढ के आए होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सर हमारे हॉस्टल में बहुत सारे सीनियर होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे एल्डर्स हैं जो बताते रहते हैं अच्छा ये सब्जेक्ट है, कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास ओवरऑल कितने सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों को पता होंगे। कितने ग्रुप है? 2। वाह यार, थोड़ा सा तो होमवर्क करके आए हैं सर हम। बहुत बढ़िया। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जल्दी मुझे बताओ। ग्रुप 1 में आपके पास में कौन कौन सब्जेक्ट है? एडवांस अकाउंट्स पहला सब्जेक्ट है, जिसमें एक्चुअली सिर्फ अकाउंट्स नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसके साथ ही आ जाता है। फिर आता है लॉ, इसमें आपके कंपनी लॉ और बाकी सारे अदर लॉज हैं। ये आता है तीसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है इनकम टैक्स प्लस जीएसटी। चौथा सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, फिर ऑडिट एंड फाइनली एफएमएसएम। अब मैं आपको सबकी ये बताता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पेनफुल है और कौन सा सबसे रिलैक्सिंग है। अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों ही ग्रुप में ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। मैंने जितने भी बोथ ग्रुप पास बच्चों की मार्कशीट देखी है, एआईआर की मार्कशीट देखी है, इन दो सब्जेक्ट में बच्चे के हाईएस्ट स्कोरिंग रहते हैं, क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल हैं। ये बेस बच्चे का बना होता है 11वीं 12वीं फाउंडेशन का, और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर बेस बच्चों का बनी जाता है। मतलब बहुत कॉमन सेंस और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के कारण बच्चा ये भी इजीली कर लेता है। तो ये दो सब्जेक्ट हो गए स्कोरिंग। अब इंस्टीट्यूट इनमें खेलता है, किसी को टफ बना देगा, किसी को इजी बना देगा, लेकिन जो जनरली इंस्टीट्यूट का अभी तक का अप्रोच रहा है वो है इन दो सब्जेक्ट को डिफिकल्ट पेपर बनाने का। इधर ऑडिट है और इधर इनकम टैक्स प्लस जीएसटी है। इधर ऑडिट डिफिकल्ट है और इधर इनकम टैक्स और जीएसटी डिफिकल्ट है। ये आप लोगों ने सुना होगा, सुनी सुनाई बात है, क्योंकि सर कोई भी बच्चा सीए इंटर में आता है, थोड़ा बहुत भी किसी सीए इंटर वाले बच्चे से बात किया होगा, या किसी भी अपने बड़े भाई से बात की होगी, या कोई एल्डर से बात की होगी, सीनियर से बात की होगी, तो उन्होंने बोला होगा सर ग्रुप 1 में एक फाड़ू सब्जेक्ट है जिसका नाम है इनकम टैक्स, और ग्रुप 2 में एक फाड़ू सब्जेक्ट है इसका नाम है ऑडिटिंग। ये क्यों फाड़ू है दोनों, उसका कारण बता देता हूं मैं। भाई प्रैक्टिकली सीए लोग इन दोनों फील्ड में तो सबसे ज्यादा आगे हैं। एक तो सीए के पास आदमी क्यों जाता है? टैक्स के लिए, और दूसरा सीए के बाद आदमी क्यों जाता है? ऑडिटिंग के लिए। बहुत कम सीएज हैं जो कॉस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं। कुछ सीएज हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए या कंसल्टेंट्स हो गए, या जो फाइनेंस के फील्ड में है वो भी है।
कुछ सीएज हैं जो कंपनी लॉ देखते हैं, लेकिन मेजर सीएस लॉ का काम ज्यादा करता है, कंपनी सेक्रेटरी ज्यादा करता है, पर फिर भी थोड़े बहुत सीए। जो कोर फील्ड होता है किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए का, वो एक्चुअली ये दो मेन चीजें होती है। मास इधर है, डोमेन मेन यही है, एक तो है अपना इनकम टैक्स और दूसरा मेन डोमेन होता है ऑडिटिंग। और क्योंकि ये दोनों डोमेन में सीए की एक्सपर्टीज होती है, तो ऑफकोर्स आपसे एक्सपेक्टेशन भी होती है कि इन दोनों पेपर में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो जो नॉर्मल इनका लेवल होता है पेपर का, इन दो सब्जेक्ट में लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। पेपर सेटर भी सीए है, पेपर सेटर भी सालों की एक्सपीरियंस लेके और प्रैक्टिस करके बैठा हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं किसी नए बंदे को उठा के बोल दे पेपर बना दो। ऑफकोर्स पेपर बनाने वाले भी लोग एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत सालों की प्रैक्टिस वाले लोग होंगे। आप मुझे बताओ उनकी मेजर प्रैक्टिस किस चीज में होगी? इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर। तो उनकी एक्सपर्टीज सारी आपको कहां दिखेगी? पेपर के अंदर। एंड दैट इज वाई ये दो पेपर जनरली सीए इंटर में फाड़ू और डिफिकल्ट माने जाते हैं। इधर आ गया हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी, और ग्रुप 2 में आ गया हमारा ऑडिटिंग। गॉट इट? अब जीएसटी वाला पार्ट तो मैं ही आपको पढ़ाता हूं, तो मैं आपको इस बात को अश्योर कर सकता हूं कि आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पेपर देना कंफर्टेबल रहेगा। उसमें आप जितनी ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करोगे वो उतना बेटर होता चला जाएगा। और ये सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट में से टोटल मिला के 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक है कॉस्टिंग और दूसरा है जीएसटी। ये है 100 मार्क्स और ये है 50 मार्क्स। टोटल मिला के आई विल बी टीचिंग यू 150 मार्क्स आउट ऑफ, मतलब मैं आपको 25% में ही आप मेरे को झेलोगे या मैं आपको झेलूंगा, वो तो हम डिसाइड कर लेंगे। कभी आप मेरे को झेलोगे, कभी मैं आपको झेलूंगा, कभी मैं बोलूंगा ये कौन आ गया यार, कभी आप बोलोगे ये कौन आ गया यार, आज मुक्ति चाहिए सर हमको आपसे। तो दोनों बातें होगी। पॉइंट ये है कि सर आउट ऑफ 600 मार्क्स ऑफ योर टोटल सीए इंटर सिलेबस I am going to cover 25%, that is 150 मार्क्स का सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें जीएसटी है 50 नंबर का और कॉस्टिंग है 100 नंबर का। बाकी एक एक करके जो फैकल्टीज आएंगी वो वैसे ही बताती जाएगी, और थोड़ा बहुत आप लोगों ने वीडियो या डिटेल देख ली होगी कौन से टीचर्स क्या क्या क्लासेस पढ़ाने वाले हैं। पर ये है कि ये हमें ओवरऑल पढ़ना रहेगा। अब एक सवाल और आता है, सर व्हाट शुड बी आवर टाइमलाइन, मतलब क्या एक आइडियल टाइमलाइन होनी चाहिए? क्या आप लोग उस टाइमलाइन में चीजें कवर कर लेंगे? क्या क्या चीजें होगी उसका एक टाइमलाइन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो गाइस, अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी, आपका एक रिजल्ट कब तक आएगा? वो खराब दिन कब आने वाला है जिस दिन जिसके कुछ दिनों पहले से आप लोग भगवान के मत्था टेकना चालू कर देंगे, नारियल प्रसाद चढ़ाना चालू कर देंगे। कब आने वाला है वो दिन? मार्च फर्स्ट वीक, मान लेते हैं मार्च फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहली चीज, तब तक हम लोग बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे। यहां पे चैप्टर्स कवर होंगे, सिलेबस कवर होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस वही होता है ना कि शुरू के 1 महीने जिम में एक्चुअली सिर्फ बॉडी को उस लेवल पे लाने के लिए होता है कि आप और लेवल बढ़ा पाओ, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग वाला फेज है आपका 1 महीना। जब तक आप इंटर के रिजल्ट का, फाउंडेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आप ऑफिशियली इंटर में नहीं आ जाते, हम लोग आपकी बहुत लॉन्ग क्लासेस नहीं लगाएंगे। हम लोग वही ड्यूरेशन, आज कितने घंटे की क्लास है आपकी? 3, टोटल 4 घंटे की ड्यूरेशन रहेगा, 4 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा यार। इतना तो बीकॉम वाला बच्चा भी जाता है यार, अगर हम इतना ही नहीं क्लास अटेंड कर सकते तो क्या है। और वो भी टाइमिंग हम ऐसे रखते हैं जब वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं होता है। कोई सुबह 10:30 या 11:30 से लेके 3 बजे तक में ना तो कोई कैफे में जाता है, ना कोई पार्टी करता है, ना कोई मूवी देखता है, ना कुछ करता है। ये वैसे भी आपका एक अनप्रोडक्टिव टाइम होता है जब आदमी यही सोचता है क्या करूं, क्या उठ तो गया मैं, है ना, आज उठ तो गया हूं, चाय भी हो गई, नाश्ता भी हो गया, पेट, अब करूं क्या? तो करूं क्या वाले फेज में तो हम 4 घंटे क्लास लगा के आपको फ्री कर देंगे। तो आप अभी 1 महीना फुल एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए मतलब हम आपको कोई खास होमवर्क नहीं देने वाले हैं। आप अपने जो चीजें आपको लगती है कि यार मेरे में कमी है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है यार आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश, तो आपके पास 1 महीना है, आप बैठ के थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लीजिए। अगर आपको लगता है आई एम नॉट गुड इन कैलकुलेशंस, मेरे कैलकुलेशन अच्छे नहीं है, तो कुछ ऐसी जनरलाइज बुक खरीद लीजिए, कुछ ऐसी पजल बुक खरीद लीजिए जिससे आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन कर पाओ।
हम आपको 4 घंटे में सब्जेक्ट की ट्रेनिंग तो दे देंगे, लेकिन अगर आपको अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, जहां आपको लगता है कि मैं लैक करता हूं, उन चीजों को आप थोड़ा सा इन 1 महीने में डेवलप कर सकते हो। नेटफ्लिक्स देखना है, नेटफ्लिक्स देखिए, बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़िए। दिमाग को ज्यादा खाली मत रखिए, क्योंकि जितना दिमाग खाली होगा, एक तो रिजल्ट के बारे में सोचेगा, दूसरा डिस्ट्रैक्ट होगा, इधर उधर जाएगा, जबकि हमें सीधे देखना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है। तो दिमाग को खाली मत रखिए। 4 घंटे तो हम आपको क्लास में करा देंगे कवर, 1-1.5 घंटे का होमवर्क भी होगा, तो आपने अपने 24 आवर में से 5 to 6 आवर्स तो हमको दे दिए। बचे हुए 18 घंटे में से आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, तो भी 10 घंटे बच जाते हैं। उन 10 घंटे में आप नेटफ्लिक्स देखिए, आप दोस्तों से मिलिए, आप बुक्स पढ़िए, आप इंग्लिश पे काम कीजिए। आपको लगता है आपको कोई कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है, तो आप उस पे काम कीजिए। ऐसा सीए इंटर में कोई कंप्यूटर स्किल का काम नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और कुछ भी करना है, तो आप उन सब पे काम कर सकते हैं। इंग्लिश मेन मुझे लगता है जहां बहुत सारे बच्चे लैक कर जाते हैं, बोलने में, लिखने में, लैंग्वेज में, राइटिंग में, ग्रामेटिकल एरर्स, वो सब आप धीरे धीरे 1 महीने में अपने आप की ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। हो गया। ये 1 महीने बाद हम मार्च में हमारी पेस को एकदम बढ़ा देंगे, स्पीड एकदम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि नया बच्चा भी आ जाएगा। अब आपके जो यहां पे चैप्टर्स कवर होंगे, जिस बच्चे ने यहां ज्वाइन किया है उसके यहां जो चैप्टर्स कवर होंगे, यहां ज्वाइन करने वाले के वो चैप्टर्स यहां कवर होंगे, बैच के एंड ऑफिशियल एंड के बाद। तो आपको 15 दिन 20 दिन का एज मिलेगा। क्यों एज मिलेगा? क्योंकि आपने अभी 1 महीना दिया, पर हाँ, अभी जो 1 महीना दिया और रोज के 4 घंटे दिए, बाद में उन लोगों को वही चीज 8 घंटे रोज 7 घंटे की क्लास लगेगी, तो आपको ऑलमोस्ट 15 डेज पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आपको अभी अर्ली बर्ड ज्वाइन करने से 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, आपकी दिमाग जो इतने टाइम से इतना ट्रेंड है बैठ के सिटिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो आप दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हुए, दूसरी अच्छी बात है। तीसरा, यू विल गेट फ्री एटलीस्ट 10 to 15 days बिफोर ऑल अदर स्टूडेंट्स। सो बाद के 10 दिन आप सोचो, सीए फाउंडेशन में आपको मैं बोलता 15 दिन ज्यादा ले लो और 15 दिन और मिले पढ़ने के लिए, तो आप बोलते सर मजा आ गया, अब तो मैं और फोड़ के आऊंगा। तो 15 दिन एग्जाम टाइम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो एग्जाम के पहले 15 दिन आपको ज्यादा मिले एज कंपेयर टू द स्टूडेंट, तो आपके पास में एक वैसे भी एज है जिससे आप थोड़ा उससे आगे हैं। तो अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करने से ये टाइमलाइन में फायदा हो रहा है कि आपको एक तो अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा काम कर पा रहे हैं, हम धीरे धीरे वार्म अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं सीधे दौड़ लगा दी, हम धीरे धीरे वॉक करेंगे फिर दौड़ेंगे, तो सांस नहीं फूलेगी और हम लंबा जा पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग हो रही है, आप खाली नहीं बैठ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है बाद में आपको कम से कम 10 to 15 days का एज मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अर्ली बर्ड बैच के लिए। सर अब आप मुझे बता दीजिए, अभी जनवरी हो रहा है, हम मानते हैं सर अभी हम 1 महीना थोड़ा स्लो चढ़ेंगे, जैसे हम कॉस्टिंग में 2 चैप्टर्स कवर कर लेंगे अभी ड्यूरिंग दिस पीरियड, या कोई भी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए सर, मार्च के बाद जब क्लास एकदम फुल स्पीड से चालू हो जाएगी, तो हमारी क्लासेस कितनी घंटे की रहेगी? अगर हम मार्च से देखें तो मार्च से अप्रैल तक, जब तक थोड़ा नया बच्चा भी सेटल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, आप लोगों को आईसीआई के रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, बहुत सारे अदर वर्क्स भी रहेंगे एक बार सी इंटर में आने के बाद, तो हम आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट उस टाइम पे 6 आवर्स की लगा लेंगे। 9 to 3, 8:30 या 8:45 से चालू करते हैं, 8:45 से चालू करते हैं, 8:30 से चालू करते हैं, डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से। गर्मी हुई तो 8:30 भी कर सकते हैं। 3 बजे तक आपको फ्री कर देते हैं, ताकि आप लोगों को अदर वर्क्स करने जो भी करना है वो आप कर पाएंगे। अप्रैल के बाद ये क्लासेस 9 to 5 हो जाएगी, मतलब ये क्लासेस कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 8 आवर्स में आपका लंच टाइम भी रहेगा, सब रहेगा, और यही चलता रहेगा अप टू व्हाट पीरियड? सर आपकी एग्जाम कब है? सितंबर तक। और हम लोग सितंबर में ऑलमोस्ट आपकी सारी बैचेस खत्म कर देंगे, एंड यू विल गेट ऑलमोस्ट 3 months फॉर योर सेल्फ स्टडी। इन 3 महीनों में हम आपके 2 मॉक टेस्ट लेंगे, हम आपको साथ साथ में चैप्टर्स के रिविजन्स कराएंगे, और इस ड्यूरेशन में आपका हर चैप्टर होने के बाद उसका चैप्टर वाइज टेस्ट तो हो गई होगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, रिविजन्स हो गए, ये सारी चीजें हम क्लास के साथ पैरेलली चलाते रहेंगे, पर दिस इज योर टाइमलाइन। तो सर आपको अगर हम देखें तो आपको सितंबर तक बने रहना है ऐसे ही कायम, और उसके बाद 3 महीने आपको मिलेंगे अक्टूबर, नवंबर और
दिसंबर, जिसमें आपको 3 महीने बहुत होते हैं गाइस सेल्फ स्टडी के लिए। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने सीए फाइनल का प्रिपरेशन 3 महीने की सेल्फ स्टडी में किया था और बोथ ग्रुप एक ही बार में क्लियर हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि 3 महीने बहुत होते हैं अगर दम लगा के पढ़ लिया तो। अभी आपने सीए फाउंडेशन में कितने दिन की सेल्फ स्टडी की? 1 महीना, ऑलमोस्ट एक सवा महीना मिला था। आपकी बैचेज ऑलमोस्ट 13-14 दिसंबर तक खत्म हुई थी, कुछ 10 को भी हो गई, कुछ 12 को भी हुई, कुछ 15 को हुई, रिवीजन चालू हुए, मॉक हुए, सब हुआ। तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ का टाइम पीरियड था। उस 1 मंथ में भी सर हमने अच्छा कर लिया। तो जब आप 1 महीने में इतना अच्छा कर सकते हो तो जस्ट इमेजिन 3 महीने में कितना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस वास्ट है तो ऑफकोर्स आपको 3 महीने का टाइम पीरियड तो मिलना ही चाहिए। तो यू विल गेट 3 मंथ्स ऑफ सेल्फ स्टडी, और इन 3 महीने की सेल्फ स्टडी में आप लोगों को मॉक टेस्ट, रिविजन, ये सब लिए जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सिलेबस खत्म नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक्चुअली ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलर क्लासेस नहीं करी और बाद में जाके बैकलॉग ही निपटाए जा रहे हैं। जिन्होंने रेगुलर क्लासेस खत्म करी होती है उनका सिलेबस 3 महीने पहले पूरा खत्म हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने वो चैप्टर अटेंड ही नहीं किया, आप हमको अगली बैच में बिठा दो। ठीक है भाई, तो अगली बैच में बैठ जा। वो अब वो काउंट करता है कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो भाई तेरे को जब क्लास ली थी तब बैठना चाहिए था ना। अब तो एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठेगा तो तेरा सिलेबस 3 महीने पहले खत्म कैसे होगा? तो ऑफकोर्स आपको ये एक्स्ट्रा क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, इन सब पे डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि उसमें बच्चा इतना डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ पढ़ ही नहीं सकता। डिसिप्लिन और सिंसियरिटी तभी आएगी तब आप 100-150 बच्चे जब एक साथ बैठते हैं तो एक को थोड़ा लग भी रहा होता ना यार आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो आप बाकी 100 के फेसेस देखते हो कि यार ये लोग बैठे तो मैं क्यों नहीं बैठा हूं। आज रिकॉर्डेड में जितने ही बच्चे, जैसे अभी ऑनलाइन 65 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये 65 बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो ऑनलाइन बच्चे को लगा अरे यार मैं कैसे छोड़ दूं क्लास, मैं नहीं देखूंगा तो ये लोग आगे निकल जाएंगे। वो कंपटीशन फील होना चाहिए। वो कंपटीशन फील अगर नहीं होगा ना तो आप पीछे रह जाओगे और बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपको टाइम सेल्फ स्टडी का मिला ही नहीं जो आपको मिलना चाहिए था। तो बैकलॉग नहीं रखना है, टेस्ट बराबर देने के, मॉक टेस्ट बराबर देने के, रिविजन बराबर अटेंड करने के। हम आपको हर चीज के रिविजन प्रोवाइड करा देते हैं। कई सारे रिविजन हम क्लास में ले लेते हैं, कई सारे रिविजन हम यूट्यूब पे ले लेते हैं, पर अल्टीमेटली हम आपको सारे रिविजन भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। आजकल बच्चा अलग ही टेक्निक से जाता है, क्लास देखेगा फिर रैंडमली किसी इंसान के जाके यूट्यूब पे जाके रिवीजन लेक्चर देख लेगा। भाई जब हम आपको सारे रिवीजन करा रहे हैं तो अब नए टीचर को रिवीजन में देखने में कई कुछ उसने उल्टा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो, या कोई रैंडम टीचर को उठा के आपने रिवीजन देख लिया, आप ट्यूनिंग नहीं हो पाई तो जो आता है वो भी नहीं समझ में आएगा। मैंने ए से लेके जेड तक पढ़ाया और उसने जेड से लेके ए तक पढ़ाया, तो आप बोलोगे इसकी बात है इसने क्या पढ़ाया और ये क्या पढ़ा, जबकि एक्चुअली दोनों पढ़ा एक ही चीज रहे हैं, बस सीक्वेंस अलग है। एक ए से जेड पढ़ा रहा है और एक जेड से ए पढ़ा रहा है, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम आपको सारे रिविजन्स प्रोवाइड करेंगे। नाहटा के चैनल पे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, सारे टीचर्स आपको अलग अलग चैनल्स के थ्रू आपको रिविजन्स कराते रहेंगे। सबके रिकॉर्डेड रिविजन्स अवेलेबल है। क्लास में भी हम लाइव रिविजन्स कराते हैं। आपको ना तो किसी यूट्यूब चैनल को देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी मार्केट में जाके किसी रैंडम टीचर के वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी। सारा रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको हमारे पास अवेलेबल हो ही जाएगा। हमारे पास ऐप है, उस ऐप पे हम आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डेली अपलोड करते हैं। जैसे सीए फाउंडेशन में भी आपके रिकॉर्डिंग्स होता था, उसको और सिस्टमेटिक मान लीजिए सीए इंटर के अंदर, क्योंकि सीए फाउंडेशन में क्या होता है मल्टीपल बैचेस होती है, हर 15 दिन में नई बैच आती है, 12-12, 13-13 क्लासेस चल रही है अलग 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 अलग, लेकिन सीए इंटर में एक ही क्लास रहेगी। तो आप मान के चलिए कि सीए इंटर में आपको बहुत ज्यादा मतलब वो चीज सिस्टमैटिक मिल जाएगी। उसका कारण है कि इतनी क्लासेस नहीं मैनेज करनी है हमको, हम एक ही क्लास पढ़ा रहे हैं सीए इंटर। अब वो जो बच्चा अर्ली बर्ड वाला है, वो पोस्ट रिजल्ट वाला है, सब एक साथ बैठेगा तो ओवरऑल जनवरी अटेम्प्ट के लिए एक क्लास चलेगी। तो वो जो सिस्टमैटिक चीजें आपको मिलनी चाहिए वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, कलर्ड नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, सब कुछ आपको प्रॉपर अवेलेबल हो जाएगा। आ रही है बस समझ में? वेरी नाइस। ये फेस आप देख लो, कोई भी दिक्कत आए मेरे पास आ जाना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको 1 हफ्ते या 4 दिन के अंदर वो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। 3 दिन में नहीं लगेंगे, कोशिश तो मेरी रहेगी कि 2 से 3 दिन के अंदर मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूं। और ऐसी दाढ़ी वाड़ी देख के डर तो नहीं लग रहा है ना कि यार ये आदमी कहीं मार वार नहीं दे, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। तो आप मेरे पास आइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, ओए ये वाली मत लेके आना सर वो लड़की से मैं बात कर रहा था उसने मेरे से बात करना मना कर दिया। बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं कि सर है ना वो मेरा हो नहीं पा रहा है, कुछ आप करा पाएंगे क्या, है ना। मैं उनको जूते मार के बोलता हूँ अब और भी नहीं हो पाएगा, तेरी क्लास में इतनी लूंगा कि वो जो देख भी रही होगी वो भी तेरे को नहीं देख पाएगी। तो ऐसी क्वेरीज लेके मेरे पास आना मत, मेरे पास क्वेरी लेके आइए प्रोफेशनल। जैसे मुझे कुछ भी
डाउट आ रहा है या आपको लग रहा है सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आई विल कनेक्ट यू विद दैट फैकल्टी। वो फैकल्टी आपको अलग से सारी चीज़ें सपोर्ट दे देगी, आपको बैठ के पढ़ा देगी अलग से। तो आपको सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई भी सी इंटर का मैटर है मेरे पास आना है और मेरे पास आके सिर्फ ये बोलना है कि सर इसमें हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं उसका सोल्यूशन निकाल के आपको दे दूंगा। 90% प्रॉब्लम तो आती ही नहीं, 90% बच्चे तो कभी मेरे पास आते ही नहीं कि सर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोले सर सब बढ़िया चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी होती है पर वो मैं इजीली रिजॉल्व कर दूंगा। गॉट इट। तो ये हमारा टाइमलाइन तैयार हो गया। पहले बताओ ऑनलाइन, अच्छा विकास पाटीदार जी बोल रहे सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। यार अब तो बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी को सिंपल जाके एक प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे 30 डेज में इंग्लिश इंप्रूव करनी है, रोज मेरा 30 मिनट्स का कम्युनिकेशन करो मेरे साथ और 30 मिनट्स में मुझे बताओ मैंने क्या क्या प्रोनाउंसिएशन गलत ठीक किए सही किए। चैट जीपीटी आपके साथ रोज आधा घंटा एंगेज रहेगा और आपको रोज वो बताता रहेगा आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। टास्क का बोलो उसको कि मुझे रोज के टास्क दे, वो आपको टास्क देगा, उसके साथ बात करो, वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ सही वर्ड यूज किए, कहाँ कहाँ गलत वर्ड यूज किए। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना और बोलना आपको ही पड़ेगा। तो दो चीजें कर सकते हैं। एक तो YouTube पे आजकल YouTube शॉर्ट्स में इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे शॉर्ट्स आने लग गए, जहां पे वो लोग क्या करते हैं आपको पूरा पैराग्राफ दे देते हैं और आपको बोलते हैं चलिए पढ़िए। उसमें वो लोग एक टैब चलाते हैं कि स्पीड मैच करने के लिए कि वो कितनी स्पीड से पढ़ना चाहिए और आप किस स्पीड से पढ़ रहे हैं। यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो, ये बेस्ट तरीका है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद को बोलना आना चाहिए। और उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जब बात करें तब भी थोड़ा सा इंग्लिश का यूज कीजिए, इंग्लिश न्यूज पढ़ना चालू कीजिए। मूवीज देखें तो कृपया करके इंग्लिश के ऑडियो में देखिए, पहली बात। दूसरा सबटाइटल हटा दें, हटा दें। एक्सेंट वो टाइम लगेगा, लेकिन वो एक्सेंट अगर आ गई तो, क्योंकि जब आप ध्यान दोगे ऑडियो पे, अभी क्या होता है हम वीडियो पे ध्यान देते हैं और सबटाइटल पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप ऑडियो पे ध्यान दोगे तो एक्सेंट अपने आप थोड़े दिन में कैच भी हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा आपका ध्यान इंग्लिश पे जाएगा। अभी हमारा ध्यान देखने पे जाता है क्योंकि हम नीचे सबटाइटल देख लेते हैं, समझ में आया था क्या बोला है, लेकिन वो एक्सेंट सुनेंगे तो अपने को उसको रिकॉल करना और ईजी हो जाएगा। तो सबटाइटल बंद करके मूवी देखने की कोशिश कीजिए, उन सबसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे इंप्रूवमेंट आएगा। बट इट्स नॉट ए मतलब कोई एक दिन की जर्नी नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। सर इन आईटी में सिर्फ जीएसटी है, सिर्फ नहीं नहीं, दो सब्जेक्ट बोले ना मैंने, इनकम टैक्स और जीएसटी है ना, दोनों है ना। इनकम टैक्स है 50 नंबर का और जीएसटी है 50 नंबर का। सर मैं ओके, सीए के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, कंपनी में जॉब के लिए आगे मैटर करेगा या नहीं। देखो यार, एक बच्चा है, ही इज सेइंग कि सर बच्चा नहीं है सॉरी, एक पर्सन है जो मेरी एज के हैं, वो लिख रहे हैं कि सर मैं आपकी एज का हूँ। अब मेरी एज के क्या पता आपको कि मेरी एज क्या है। मैं अपनी बैंक की गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किया है सीए के लिए, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, कंपनीज में जॉब के लिए आगे मैटर करेगा या नहीं। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री मैटर करती है। आज मैं यहाँ आके बोलूँ कि बेटा मेरा सीए नहीं हो पाया लेकिन मैं तुमको सीए पढ़ा रहा हूँ, तो आप पता है बच्चे सबसे पहले आके क्या बोलेंगे कि ये कौन आ गया, इसको खुद को पढ़ाना नहीं आता है। तो क्या मैं मेन स्ट्रीम फैकल्टी बन सकता हूँ बिना डिग्री के? नहीं। कॉर्पोरेट में भी ये मैटर करता है, दो चीजें मैटर करती है मैं आपको बता दूं। एक तो डिग्री के साथ जब आप बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है। दूसरा, अगर आपको प्रमोशन देना है तो आदमी काम के साथ साथ डिग्री को बेस बनाता है प्रमोशन में। कि यार जैसे मान लीजिए आपको मैनेजर लेवल पे जॉब देना है, तो कंपनी में क्या आती पॉलिसी कि हम मैनेजर लेवल पे सिर्फ उन्हीं को जॉब देंगे जिनके पास डिग्री हो। अब आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको डिग्री साथ में लेनी पड़ेगी। मैं आजकल मानता हूं कि आजकल डिग्री की क्या जरूरत है, नॉलेज तो सबके पास होता है और कोई बिना डिग्री के भी तो नॉलेज ले सकता है। ये बात मैंने मानी, बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे अगर आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा? और प्लेटफॉर्म तो डिग्री से मिलेगा ना। आज अगर मेरे को नॉलेज दिखाने का प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो मैं प्रूव कैसे करूंगा कि मेरे पास नॉलेज है भी या नहीं है? तो और प्लेटफॉर्म के लिए आज भी हमें क्या चाहिए? डिग्री। मुझे इस डायस पे खड़े होने के लिए डिग्री चाहिए, उसके बिना मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं खराब पढ़ाता हूं? आज मुझे मौका ही नहीं मिलेगा ना खड़े होने का जब तक मेरे पास डिग्री नहीं होगी। तो डिग्री एक्चुअली आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और वो प्लेटफॉर्म आपको फिर रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है और प्रमोशन प्रोवाइड करता है। इसलिए सीए की डिग्री मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज भी सीए लोगों को बहुत अच्छे पैकेज ऑफर हो रहे हैं। कुछ लोग मार्केट में गलत न्यूज फैला रहे हैं कि सीए लोगों को 8 लाख 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। मैं आपको बता दूं ये वो लोग हैं जिनको
मतलब एक रिजिड है कि मेरे को यही करना है। जैसे एक बंदा मुझे मिला कि मैं 6 महीने से जॉब सर्च कर रहा हूं, मैं सीए हूं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, तेरे को जॉब नहीं मिली? बोले सर मुझे जॉब इसी फील्ड में चाहिए, यही चाहिए, और ऐसे ही करूंगा। तो मैंने बोला भाई तू इतने फिल्टर लगा के जाएगा, और वो भी तू फ्रेशर है, तेरे को कुछ नहीं नहीं सर एक्सपीरियंस नहीं है। भाई बिना एक्सपीरियंस के इतने फिल्टर लगा के किसी कंपनी को जॉब मांगेगा, तो कंपनी का बोले ए निकल। अरे आज मुझे बताओ, आपके घर पे बाई भी रखनी है, और बाई बोलते मैं इतनी बजे आऊंगी, यही करूंगी, इतना ही करूंगी, यही करूंगी, इसके अलावा एक चीज भी नहीं करूंगी, आप बोलोगे निकल जा भाई, मैं किसी और से करा लूंगा क्योंकि हमारे पास 10 बाइयां अवेलेबल है। तो इतनी शर्तों के साथ अगर आप जॉब ढूंढोगे तो आपको जॉब कोई भी डिग्री नहीं मिला पाएगी। अरे यार आप फ्रेशर हो, आपको अभी डिग्री के अलावा आता क्या है उस कंपनी का काम, वो कंपनी आपको 15 लाख का पैकेज दे रही है ये बोल के कि तू हमारे हिसाब से काम कर ले। फिर आप ये बोलो नहीं मैं तो मेरे हिसाब से ही काम करूंगा, तो कंपनी बोलेगी भाड़ में जा, मेरे पास 10 लोग और हैं जो मेरे हिसाब से काम करने को तैयार है, मैं 15 लाख की जगह 16 लाख दे दूंगा उनको, लेकिन काम तो जो लोग सीए की डिग्री लेके अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते। और भैया आप अपना ईगो तब दिखाओ जब आपके पास कुछ जीवन में उखाड़ा हो। सिर्फ डिग्री लेने से आपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है। चलो 10-15 साल का आपने कहीं एक्सपीरियंस कर लिया, किसी कंपनी को बहुत ग्रोथ करवा दी, किसी कंपनी को बहुत अच्छा मैनेज कर लिया, तब आप बोल सकते हो कि मैं यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, लोगों को मेरी जरूरत है, मेरे को लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नई डिग्री लेके जा रहे हो, आप फ्रेशर हो, अभी आपके पास डिग्री के अलावा है क्या? तो ऐसे केस में वही लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं और आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं मुंबई में काम करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका वर्किंग आवर्स में काम करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे जहां भेजना चाहते हो भेजो, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी काम सीखना है। तो आप देखो फिर कौन सी कंपनी आपको जॉब ऑफर नहीं करेगी, 100% ऑफर करेगी। पर यार किसी भी चीज में, आज मैंने भी जब पढ़ाना चालू किया था तो 2 साल तो घिसवाई थी ना। 2 साल तो जिस समय नाटा सर बोलते थे निखिल आके पढ़ाना है उस टाइम पढ़ाता था, जितनी घंटे पढ़ाने का बोलते थे उतने घंटे पढ़ाता था, क्योंकि मुझे प्रूव करने था ना कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर मैं पहले दिन ही बोल दूं सर मैं तो इतने ही घंटे आऊंगा, इतनी बजे पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा और ये मेरी शर्त है, सर बोले कोई बात नहीं भैया, मेरी इतनी 35 साल पुरानी एकेडमी, 100 लोग खड़े लाइन लगा के मैं किसी और से पढ़वा दूंगा। तो आपको अगर कोई ये बोले कि डिग्री में मजा नहीं बचा है या जॉब में सैलरी नहीं मिल रही है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को थोड़ा भी बेंड नहीं करना चाहते हैं, ये रिजिड लोग हैं जिन्हें यही करना है और उनको लगता है हमने सीए डिग्री ले ली, मैं जीवन का सबसे बड़ा आदमी बन गया हूं, अब लोगों को मेरी जरूरत है। ऐसा नहीं है भाई, तेरे पास काम का एक्सपीरियंस अभी भी नहीं है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप अपना ईगो साइड में रखना। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं डिग्री लेने के बाद, पर मैं फिर बोल रहा हूं आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम 140 करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ एक चीज की बिल्कुल कमी नहीं है और वो लोगों की। हमारे यहाँ पानी स्वच्छ नहीं होगा चलेगा, लेकिन लोग तो फिर भी पैदा हो रहे हैं। भागीरथपुरा में 25 मरे, किसी ने पता किया कि इतने महीनों में आप पैदा कितने हुए? भरमार है। और जब इतने लोग हैं तो कंपटीशन में तो आदमी को इतना रिजिड रहोगे तो कंपनी बोलेगी मेरे पास 10 लोग और है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी। ऐसे रिजिड लोगों को कंपनी कभी हायर नहीं करेगी। सो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के अंदर हैं। डिग्री लेनी पड़ेगी क्योंकि डिग्री के बिना आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जितेश भाई बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, बट दिल लगा के आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसको उतारना पड़ेगा अपने अंदर। अगला आ रहा है सर दोनों ग्रुप साथ में कैसे करना होता है? दोनों ग्रुप साथ में ही करना, उसका मैं कारण बताता हूं। हमने जो टाइमलाइन यहां समझी, आप इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखो। जनवरी एग्जाम आएगी, अगली एग्जाम कब आएगी? मई में। कोई बच्चा ये बोले कि मैं इस अगले 1 साल के अंदर सिर्फ ग्रुप 1 करूंगा और ये पीरियड में ग्रुप 2 करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये तो बहुत ग्रुप 2 के साथ नाइंसाफी हो गई। ग्रुप 1 को तुमने दिए इतने महीने और ग्रुप 2 को दिए तुमने इतने कम महीने, जबकि दोनों में सब्जेक्ट्स सेम है, दोनों में मार्क्स भी 300 नंबर के मार्क्स है, दोनों में प्रैक्टिकल है, दोनों में थियरी है, दोनों में डेंजरस सब्जेक्ट है, दोनों में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप एक के साथ ऐसी पार्शियलिटी कैसे कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अभी आप ग्रुप 1 में सिर्फ ग्रुप 1 देते हैं तो क्या अगले 12 महीने से 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मतलब अगले 12 महीने क्या सिर्फ 4 घंटे क्लासेस अटेंड करेंगे, सिर्फ 4 घंटे की 12 महीने तक? तो भाई ऐसे बंदे को सीए बनना ही नहीं चाहिए। उसका कारण बताता हूं। जो आदमी बोलता है मैं 4 घंटे ज्यादा बैठ के एक दिन में पढ़ नहीं सकता ना, वो 8 घंटे की जॉब भी नहीं कर पाएगा ना, वो 10 घंटे 8 घंटे की प्रैक्टिस कर पाएगा। तो आपका डिग्री लेना वेस्ट है, क्योंकि आप जिस आराम में जी रहे हैं ना, आप क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, आप अपने शरीर को रोज ऐसे ही पड़े रखिए बेड पे और ऐसे जीवन निकाल लीजिए। तो जो बंदा ये सोच रहा है मैं सिर्फ ग्रुप 1 देता हूं, क्यों इतनी मेहनत करूं, 4 घंटे ही पढ़ूंगा और 4 घंटे के हिसाब से दे दूंगा,
आपसे सीए हो भी जाएगा ना, तो आप कुछ भी इकोनॉमी या कुछ भी कमा नहीं पाएंगे आप। क्योंकि देखो आज जॉब में भी स्ट्रगल है, जॉब में भी 8-8 10 घंटे का काम रहता है, करना पड़ता है। अगर आप इतने कंफर्ट जोन में रहना चाहते तो ये डिग्री आपके लिए बनी नहीं है। अभी भी आप छोड़ सकते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत करनी है तो सर अभी 12 महीने हैं, तो ऑफकोर्स दोनों ग्रुप साथ में ही करने चाहिए, एक ग्रुप करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। दूसरी बात, आपका फाइनल का अटेम्प्ट तब तक चालू नहीं होगा जब तक दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हो जाते। तो आप लेट होते जाएंगे, जितना दोनों ग्रुप के लिए लेट करेंगे उतना आपका आगे का टाइमलाइन बढ़ता चला जाएगा। तो सोचिए भी मत अभी कि एक ग्रुप करना है, दोनों ही ग्रुप करने हैं। और इसी ड्यूरेशन में हम आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों करा देंगे। अभी हमारी जो क्लास चालू होगी वो ग्रुप 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन जब अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद जो 2 घंटे बढ़ रहे हैं वो ग्रुप 2 के ही बढ़ रहे हैं। और हाँ, लेकिन अभी ग्रुप 1 के साथ कॉस्टिंग भी चालू हो जाएगा, मैं आपको कॉस्टिंग से ही स्टार्ट कराऊंगा। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मिक्सचर चलता रहेगा। ऐसा है, सोचो ही मत कि हम ग्रुप 1 की क्लासेस पहले लेंगे, ग्रुप 2 की बाद में लेंगे। मिक्सिंग चलती रहेगी, क्योंकि देना आपको बहुत ही ग्रुप साथ में है। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल? जितेश भाई का सवाल क्लियर हो गया, नवीन का क्लियर हो गया, विकास का क्लियर हो गया। आदि जैन, टैक्स में ओनली पीजीबीपी का सेपरेट चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर्स है टैक्स में। इसके बाद पर सब्जेक्ट कितने कितने महीने अलॉट करने चाहिए सर सिलेबस कंप्लीशन के लिए। ऐसे पर सब्जेक्ट मत जाओ आप, क्योंकि ऐसे एक सब्जेक्ट खत्म करने से कुछ होगा नहीं कि एक सब्जेक्ट इतने महीने में कर लिया। मतलब ये तरीका बहुत गलत होता है। बच्चा बोलता है मैं पहले एक काम करता हूँ, 1 महीने में पूरा अकाउंट्स कर लेता हूँ, फिर 1 महीने में पूरा कॉस्टिंग कर लेता हूँ, फिर 1 महीने में पूरा ऑडिट कर लेता हूँ। बेटा अगर तूने पहला सब्जेक्ट 1 महीने में पूरा खत्म कर दिया, ये वो रिकॉर्डेड वाले की मेंटालिटी बता रहा हूँ कि मैं पहले अकाउंट्स की पेन ड्राइव लेता हूँ, 1 महीने में सिर्फ अकाउंट्स खत्म कर लेता हूँ। भाई 11 महीने बाद एग्जाम है, तेरा 11 महीने पहले का पढ़ा हुआ क्या तेरे को याद आएगा? वो शब्द में नहीं बोलना चाह रहा जिन्होंने हमारे नेताजी को डुबो दिया इन दौर में, है ना, कि 11 महीने का पढ़ा हुआ क्या घंटा काम आएगा तेरे को? 11 महीने बाद कुछ भी काम नहीं आएगा। तेरे को 6-7 महीने तक थोड़ा 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 सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके रिटेन रहेगा। तो आपको मान के चलना सितंबर तक ग्रुप 1 ग्रुप 2 चलता रहेगा कॉम्बिनेशन में। और आप माने ही मत कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है आपको, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, और 4 से 5 सब्जेक्ट एक साथ आपके क्लासेस में चलेंगे। हम 1 महीने में आपको सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा दे रोज 4-4 घंटे लगा के, तो आप ही पागल हो जाओगे सर अकाउंट अकाउंट पढ़े जा रहे हैं। और फिर मैं आपसे 6 महीने बाद पूछूं बेटा अकाउंट्स में क्या आता है, बोले सर सब भूल गए, 1 महीने पहले 4 महीने पहले पढ़ा था, अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सो आपको थोड़ा थोड़ा सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। निशांत पूछ रहा है ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है। ये आंसर आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। अगर ऑफलाइन बेस्ट होता तो सभी बच्चे ऑफलाइन होते, अगर ऑनलाइन बेस्ट होता तो सभी बच्चे ऑनलाइन देते। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल क्राइटेरिया है, क्या आप अकेले बैठ के अगले 10-11 महीने तक एक कमरे में बैठ के रोज 8 घंटे रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर जो चल रहे हैं वो देख सकते हैं? हाँ सर मुझे तो अकेले ही देखना पसंद है, लोग ही नहीं पसंद मुझे। तो आप ऑनलाइन रहिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सर मैं उस तरीके का हूं कि 4 लोगों से बात नहीं करूं, घर से बाहर नहीं निकलूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। आप प्लीज ऑफलाइन आ जाइए, क्योंकि जर्नी 1-1.5 महीने की नहीं है, ये जर्नी अगले आप देख सकते हैं कितने लंबे समय की है। तो क्या उतने महीने आप आइसोलेट रह के पढ़ सकते हैं? अगर हाँ तो चलने दीजिए ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो बिना लोगों की शक्लें देखे, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूं, 4 लोगों से बात नहीं करूं, 10 चेहरे 50 चेहरे नहीं देखूं, 50 लोगों के साथ नहीं पढ़ूं, अकेले बैठ ही नहीं सकता, तो आपको 100% ऑफलाइन आ जाना चाहिए। ऑफलाइन के 2-3 फायदे। पहला फायदा, आप कितने भी थके हुए हो, जब आप 100 लोग देखोगे सामने साथ में बैठे हुए जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत अपने आप निकल के आएगी। दूसरा फायदा, ऑफलाइन बच्चों को हम रेगुलर होमवर्क चेकिंग, रेगुलर अटेंडेंस देते हैं। ऑनलाइन के लिए अटेंडेंस तो हो जाती है, लेकिन होमवर्क चेकिंग ऑनलाइन की पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो रेगुलर होमवर्क चेकिंग ऑफलाइन वाले बच्चों को मिल जाती है, ऑनलाइन वालों को नहीं मिल पाती। ऑनलाइन का एक फायदा है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम बचता है। जो बच्चे बहुत दूर रह रहे हैं या जो बच्चे इंदौर के बाहर हैं, जिनको लगता है सर मैं हॉस्टल के खाने से बीमार हो जाता हूं, तो मुझ भैया फिर तू घर पे रह के पढ़, लेकिन फिर तेरे को 10-11 महीने कंसिस्टेंटली बैठना पड़ेगा। उसमें भी मैं आपको लाइव बैच का रिकमेंडेशन दूंगा। रिकॉर्डेड पे मत जाइए, क्योंकि रिकॉर्डेड में 8 घंटे रोज बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं देखी जा सकती। लाइव में आपको पता है मैं सामने तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारी चैट्स पढ़ रहा हूं, तुम कुछ लिख रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपको 60-70 बच्चे दिख रहे हैं जो ऑनलाइन हैं, तो वो लाइव का फायदा ज्यादा मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि हम ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन में लाइव पे रहिएगा। हाइब्रिड, बिल्कुल हाइब्रिड वही है, हाइब्रिड में जा सकते हैं। सर हाइब्रिड कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन? बिल्कुल कर सकते हो, आप हाइब्रिड कर सकते हो, आपकी इच्छा है तब तक आप ऑफलाइन रहिए। आपको लगता है नहीं मेरे को 1 महीने के लिए घर जाके पढ़ना है, तो हम वही चीज लाइव क्लास के लिंक भी देते हैं बच्चों को, आप ऑनलाइन रह ही सकते हैं। तो हाइब्रिड तो हमेशा ऑप्शन आपके पास रहेगा ही रहेगा।
यस। अब सर मेरा स्टडी अप्रोच थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा कम पढ़ता हूं, लेकिन अगर जो टॉपिक लेकर बैठा हूं तो फिर पूरा चैप्टर या यूनिट खत्म करके उठता हूं। ये चीज रिवीजन में लग जाती है, ये चीज रिवीजन में आप कर सकते हो कि एक चैप्टर उठाया तो पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। पर प्रॉब्लम क्या है आदि जैन, ये 11th 12th या सीए इंटर से बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स है। एक एक चैप्टर कराने में मुझे 11 11 12 12 दिन लगेंगे कॉस्टिंग के एक सब्जेक्ट को कराने, एक चैप्टर को कराने में। तो आप बोलो मैं 1.5 घंटे के स्ट्रेच में पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, तो रिवीजन एक्चुअली वैसे नहीं हो सकता सीए इंटर के अंदर, क्योंकि आपको जो क्लास में चल रहा है वो भी पढ़ना है, प्लस आने वाले टेस्ट की तैयारी भी करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 दिन बाद मैंने एक टेस्ट अनाउंस किया कि बेटा इस चैप्टर का कॉस्टिंग का टेस्ट है, इसमें आपको 10 घंटे घर पे बैठ के रिवाइज करना है। अब मैं बोलूं एक बार में कर दूं, तो एक बार में आप 10 घंटे का टाइम कहां निकाल पाओगे क्लास के साथ? समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? टेस्ट की तैयारी करनी है, एक हफ्ता बचा है, मैं तो सर एक ही बार में बैठ के पूरा चैप्टर निपटाना चाहता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम चुराना पड़ेगा आपकी क्लास के और होमवर्क के बाद, तो आपको एक एक घंटा 1.5 घंटा रोज देना पड़ेगा, तब जाके 7 दिन के अंदर आप 10 घंटे कवर कर पाओगे। तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्लास के साथ रिविजन करने, तो क्लास भी चलेगी, उसके भी होमवर्क रहेंगे और टेस्ट का भी तैयारी करना रहेगा। तो आप ऐसी अप्रोच यूज नहीं कर सकते कि मैं एक स्ट्रेच में बैठ के पूरा चैप्टर खत्म कर लूं। ये अप्रोच एग्जाम के टाइम में काम आ जाती, सेल्फ स्टडी में काम आ जाती, लेकिन क्लास के साथ चलने वाले रिविजन में अप्रोच काम नहीं आ सकती कि मैं तो स्टार्ट ही तब करूंगा जब एक साथ मुझे 8 घंटे पढ़ने को मिल जाए। वो हो ही नहीं पाएगा। एक संडे ही बचेगा जिसमें आपको एक साथ लंबा टाइम मिलेगा स्ट्रेच, लेकिन उसमें भी 10 काम और रहेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ने वाली अप्रोच पे जाइएगा, अदरवाइज थोड़ी सी सी इंटर में जाके प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चैप्टर्स की साइज बहुत बड़े, 10 10 12 12 घंटे का रिवीजन लगता है एक चैप्टर को रिवाइज करने में, एक एक क्वेश्चन को करने में आधा आधा घंटा लगता है। तो जस्ट इमेजिन अगर एक क्वेश्चन आधे घंटे में हो रहा है और अगर 15 क्वेश्चन भी रिवीजन में करने, तो 7.5 घंटे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन करने में लगेंगे। गेटिंग इट? ओके। एनी अदर डाउट? और कोई सवाल है? आज मैंने सब्जेक्ट का कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया, उसका कारण ये था कि मैं सीए इंटर का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। मेनली मैं मेरा और सीए इंटर का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। आज ओरिएंटेशन क्लास है, अभी बच्चे और धीरे धीरे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े आपको चेहरे रोज नजर आने चालू होंगे, क्योंकि हमने बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी है। कई बच्चे बोल रहे थे सर आप फरवरी 1 से स्टार्ट करो, सेकंड से स्टार्ट करो, थर्ड से स्टार्ट करो। पर प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे एग्जाम के बाद यहाँ रुक गए, जो गए नहीं घर ये सोच के कि हमको तो इंटर का अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करना है, उनको तो हमको एंगेज करना ही था। दूसरा, जो बच्चा 1 तारीख से भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 3 दिन बेसिक बेसिक बातों पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो 1 तारीख से आने वाले बच्चे को भी कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। पर हम 2 3 दिन मेनली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। कल से हम लोग कॉस्टिंग के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग और जीएसटी। मैं आपको बता दूं, जीएसटी मैं आपको अभी मार्च अप्रैल तक नहीं पढ़ा सकता, मार्च के बाद ही पढ़ाऊंगा। और आपको पता है उसका कारण क्या है? कि इसमें आते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स, और आपके जनवरी एग्जाम के लिए आई थिंक अप्रैल तक के अमेंडमेंट लागू होते हैं। तो अगर मैं आज जीएसटी चालू कर दूं, तो क्योंकि जीएसटी में इतना सारा चेंज आ रहा है, अभी आप देख रहे हो जैसे ईयू के साथ हमारा डील साइन हुआ है, तो कितनी सारी चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो गई। वो लोग बोल रहे हैं कारें सस्ती हो जाएगी, वो न्यूज वैसे आधी अधूरी है। आपने पढ़ी होगी कि बीएमडब्ल्यू इतनी सस्ती हो जाएगी, 15 लाख रुपए कम हो जाएगा। एक्चुअली सिर्फ जो गाड़ियां पूरी वहां से इंपोर्ट होके आ रही है ना, वो सस्ती होगी। जो गाड़ियां हमारे यहाँ असेंबल हो रही है उनमें कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाले नहीं। लोग अर्धज्ञानी लोग बहुत है हमारे इंस्टाग्राम पे। क्या होता है, सबको रील बनाने की होड़ होती है कि न्यूज सुनते ही रील बना दो। अब कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने क्या बोल दिया, बीएमडब्ल्यू और ऑडी गाड़ियां सस्ती होने वाली है। भाई बीएमडब्ल्यू और ऑडी गाड़ियों इंडिया में असेंबल होती है, उसके पार्ट्स ही बाहर से आते हैं सिर्फ, तो उनके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी वैसे भी कम थी। जो 100% की रेट ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती थी ना, वो पूरी पूरी गाड़ी इंपोर्ट करने पे लगती थी। जैसे पोर्शे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, तो आपको पोर्शे अगर इंपोर्ट करनी तो पूरी गाड़ी आएगी, लेकिन ऑडी का तो इंडिया में प्लांट है। क्या ऑडी पूरी बन के आती है कि ऑडी का पार्ट्स आते हैं और यहाँ आके असेंबल होते हैं? पार्ट्स आके बीएमडब्ल्यू का पार्ट्स आते हैं, मर्सिडीज के पार्ट्स आते हैं और असेंबल होते हैं, फॉक्सवैगन के पार्ट्स आते हैं और असेंबल होते हैं, स्कोडा के पार्ट्स आते हैं और असेंबल होते हैं। तो ये जो जर्मन गाड़ियां हैं, इन लोगों ने अपना प्लांट ऑलरेडी इंडिया में बना रखा है, तो इनकी प्राइस में कोई मेजर इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो हमें इन अर्धज्ञानी लोगों से भी बचना पड़ेगा। इतने अर्धज्ञानी लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो सिर्फ जल्दी बनाने के चक्कर में, ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बैठे हैं जो बोलते थे गाड़ियां सस्ती होने वाली है, और लोग फॉरवर्ड कर करके एक दूसरे को बताते हैं पता है गाड़ी सस्ती होने वाली, रुक जाते हो, 1 1.5 महीने बाद लेंगे। बाद में जाकर रियलाइज होता है कि भाई उस इंपोर्ट ड्यूटी के कम होने का इफेक्ट आपकी गाड़ी पे तो आया ही नहीं।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की, क्योंकि वहां पे अर्धज्ञानी लोग बहुत बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, चैट जीपीटी पे स्क्रिप्ट डालते हैं, उससे वो स्क्रिप्ट को ट्यून अप कर देते हैं और रील में बोल देते हैं, और लोगों को लगता है वाह यार अच्छी न्यूज आ गई, पर वो न्यूज आधी अधूरी थी, गलत न्यूज थी, बराबर न्यूज नहीं थी। तो इन सबके बारे में हम क्लास में बहुत डिस्कशन करेंगे। मेरा जो क्लास का रूटीन होता है ना, उसमें मैं क्लास का तो बताता ही बताता हूँ, साथ में रेगुलर होने वाली चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। डेली अपडेट, जैसे चांदी के रेट, सोने के रेट क्यों भाग रहे हैं, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा आईपीओ खराब आया है, फाइनेंस, इन सब के बारे में मैं आपको साथ में नॉलेज देता चला जाऊंगा, ताकि जब तक आप सीए बने तो आप सिर्फ पढ़े वाले सीए नहीं बने, प्रैक्टिकल चीजें भी आपको रियल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हमको रखना पड़ेगा। तो उन सब चीजों की बात भी हम क्लास के अंदर बहुत सारी करते रहेंगे। पर कल से हम लोग कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। जीएसटी अभी स्टार्ट में कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेड अमेंडमेंट्स है बहुत सारे, वो अमेंडमेंट्स आने के बाद ही हम क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज मैं अभी आपको जो पढ़ाऊंगा बाद में जाके वो बदल जाएगा, और आप बोलोगे सर जब बदलना ही था तो पहले पढ़ाया क्यों, एंड दैट इज वाई हम उसको बाद में पढ़ेंगे। वील स्टार्ट विद कॉस्टिंग, जो 100 मार्क्स का बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कल हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चालू करेंगे। आई होप किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए ऑनलाइन। कैन वी अप्रोच द सेम प्लानर एज वी डिड इन द फाउंडेशन? इट्स अपॉन यू गाइस। केशव कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को जो प्लानर लगाना है तो प्लानर लगा सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता। दोनों ग्रुप के एग्जाम साथ में होंगे। यस, 16 दिन के स्ट्रेच में एग्जाम होते हैं, सॉरी 12-13 दिन के स्ट्रेच में एग्जाम होते हैं। जैसे अभी जैसे आपका जनवरी मान लो, तो मैं आपको बता दूं आपकी एग्जाम 6 या 5 जनवरी से स्टार्ट होगी और 16 या 17 जनवरी को खत्म हो जाएगी। तो एक ही स्ट्रेच में जैसे आपने सीए फाउंडेशन के 4 पेपर दिए थे, सीए इंटर के 6 पेपर देंगे, हर पेपर में एक एक दिन का गैप होगा। सिंपल। और कोई सवाल किसी का? सीए फाउंडेशन के रिजल्ट में थोड़ा डाउट है, फिर भी मैं बोलता हूं भाई क्लास करने में क्या नुकसान है। अगर भगवान ने साथ दिया और तू पास हो गया तो तेरा 15 दिन तो ये बच गए। दूसरा, तेरे को यहाँ लग क्या रहा है, एक छोटा सा अमाउंट का डिपॉजिट मांग रहे हैं, वो भी सीए फाउंडेशन अगर रिजल्ट सही नहीं आता तो पूरा रिफंड कर देंगे, तो तेरा तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। कम से कम ये हो रहा है कि तेरे अगर हाई लेवल का कुछ पढ़ लिया तो तुझे वापस लो लेवल के पढ़ने में और स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ पाएगा। हम अगले 20 दिन में आपको जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करेंगे, नाटा सर आके या मनोज सर आके आपको जो अकाउंट्स के बेसिक पढ़ाएंगे, वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में आपको काम आएगा ही आएगा। जो आके लॉ के बेसिक पढ़ाए जाएंगे वो आपको मर्केंटाइल लॉ में काम आना ही आना है। तो आपको नुकसान क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। तो विन विन डील है ना। पास हो गए तो भी विनर, नहीं पास हो पाए टचवुड तो भी विनर। अल्टीमेटली इसमें नुकसान तो 1 रुपए का भी है ही नहीं ना। बस सर थोड़ा समय देना पड़ रहा है, तो भाई तेरा समय इतना कीमती है क्या कि तू 4 घंटे बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन आके क्लास अटेंड नहीं कर सकता? इतने बड़े हो गए हैं क्या अपन, इतना तो टाइम दे ही सकते ना अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, और कोई सवाल? रैंक लाने के लिए कितने आर की स्टडी? भाई यही अप्रोच है खुशी, रैंक लाने के लिए भी। बस रैंक लाने वाले को एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि इस कंसिस्टेंसी का एक लेवल और हाई, मतलब हम जितना क्लास में टास्क दे रहे हैं वो तो करना ही करना है, उतने होमवर्क तो करने ही करने हैं, टेस्ट की सारी तैयारी तो करनी ही करनी है। साथ में हम हमारे पास आप आइए, अगर आप रैंक एक्सपेक्ट कर, आपको रैंक लानी है तो आप हमारे पास आइए और बोलिए सर ये सब करने के बाद ही मेरे पास टाइम बचता है। इतना सा बोल देना बस कि सर मेरे पास और टाइम है, आप हमें और क्या क्या दे सकते हैं, फिर मैं झड़ी लगा दूंगा चीजों की कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। सबको हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? क्योंकि इतना बर्डन हर बच्चा झेल नहीं पाएगा, और रिक्वायर्ड भी नहीं जिसको सिर्फ पास होना है। एक बच्चा बोलता है सर मुझे भगवान सिर्फ बोध ग्रुप पास करा दे, गलती से भी रैंक मत देना, मुझे रैंक चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ बोध ग्रुप। तो उसको हम फालतू क्यों वो चीजें दें जिनका कोई जरूरत उसको है ही नहीं। पर अगर आप हमें बोलेंगे कि सर मुझे रैंक लाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कीजिए, हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर देंगे, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी तो स्टार्टिंग है, वहीं कर लीजिए, बहुत है हमारे लिए। सर इंटर का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसमें क्वांटिटी में ज्यादा या क्वालिटी में पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल क्वालिटी, क्वालिटी ही काम आएगी। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, पढ़ना तो सारा पड़ेगा, पर यहाँ पे इन डेप्थ रीडिंग इसलिए जरूरी क्योंकि लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव है। एमसीक्यू सिर्फ 30% है, बाकी 70% पूरा सब्जेक्टिव है, तो क्वालिटी रीडिंग तो काम आनी ही आनी है। टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे हम समझे। अरे वाह, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं? क्योंकि आई एम ए जिम ट्रेनर। वाह यार, जिम तो भाई तेरे को टाइम मैनेजमेंट क्या, तू तो सुबह 5:30 बजे वैसे भी उठ जाता होगा, तो तेरे को तो पहली बात सुबह उठने की दिक्कत बिल्कुल खत्म। तो भाई जैसे तू जिम में देखता होगा ना कि लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, सेम यहाँ पे भी अपने को यही करना है। कंसिस्टेंटली रोज जैसे तू जिम जाता है वैसे तेरे को यहाँ पे आना है। जैसे तुझे जिम से प्यार है ना, तुझे पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा, तो मजा आ जाएगा। ठीक, एनी अदर डाउट्स? नोप, हो गया आज का डिस्कशन खत्म। कल मिलेंगे गाइस, और कल हम लोग कॉस्टिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास किसकी है स्केड्यूल के अंदर?
टैक्स की। तो बस सागर सर 2 मिनट के अंदर आने ही वाले होंगे, तो बाहर खड़े ही होंगे शायद। तो बस नेक्स्ट टीचर आ रहे हैं, तब तक 2 मिनट आप पानी वानी पी लीजिए और फिर नेक्स्ट आपकी क्लास चालू हो रही है। कल मिलते हैं गाइस, थैंक यू।